वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज चर्चा खास होगी क्योंकि आज मुद्दा भी खास है। तो और हमारे साथ खास मेहमान प्रीति शर्मा जी हैं, जे डायरेक्टर हैं ऑफिसर्स आईएएस इंस्टीट्यूट, ये गांधीनगर में भी है, ग्रीन बेल्ट एरिया में, और इन्होंने और भी अपना फैलाव किया है। अब ये रजौरी में भी एक ब्रांच खोली है और उसमें ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं वहां पे इन्होंने। तो वेलकम मैडम आपका। तो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है ना, वो है कि जो कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है कि एक तो जनरल वो जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, बड़े इसके लिए बड़े फायदे हैं, लेकिन एक इंक्लूजन किया है स्पेशल कास्ट बेस्ड डिटेल्स। जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें कास्ट बेस्ड डिटेल इंक्लूड किया है। तो मैं ज्यादा इस पे जेक और आपके ही हवाले करता हूं और ये पूछता हूं आपको, क्योंकि आप रोज बच्चों को एक जैसे सिविल एस्पायरेंट्स हैं उनको आप रोज पढ़ाते हो, बताते हो, और करंट अफेयर्स के बारे में, ये भी एक करंट अफेयर है। तो इसमें ये मेरा है कि हाउ ये पॉपुलेशन कंसेंसस और इसका इंक्लूजन जो ये है आपका कास्ट बेस्ड इम्पॉर्टेंट कैसे है, और इसमें सोशियो पॉलिटिकल आप इकोनॉमिक कैसे इसको फायदा है क्या नहीं है। तो इसमें ये थोड़ा हिस्ट्री भी बता देना थोड़ा पहले स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सो मच सर कि आपने इस मुद्दे पे बात की, और लोगों तक मैं चाहती थी कि आपके थ्रू जो है वो लोगों को पता चले कि बेसिकली ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है क्या। क्योंकि इसमें आपने देखा बहुत सी पॉलिटिक्स जो है वो होती रहती है इस मसले पे, लेकिन आज हम जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में एक डेकेडल सेंसस किया जाता है, यानी कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, जिसमें हम इट इज़ ए लार्जेस्ट एक्सरसाइज जहाँ पे बेसिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है, और वो डेटा जो है वो बताता है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, कल्चर के बारे में, और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन लोगों का उसके बारे में, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी और सोशो कल्चरल इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी, जैसे आप जानते हैं सर, कि बहुत एक कम्प्लेक्स सोसाइटी है, और उसकी जो उसकी कम्प्रीहेंसिव जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी कम्प्लेक्स सोसाइटी की, वो सेंसस से बाहर कभी नहीं आती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसे करवाएं। सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए। ये प्री इंडिपेंडेंस इरा में, यानी कॉलोनियल पीरियड में भी 1931 जो है हमने ये जो सेंसस था ये कंडक्ट करवाया था उस टाइम पे। और इसका जो मेन फोकस जो होता है सर वो ये रहता है कि इसमें हर एक इंडियन फैमिली से उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछा जाता है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि कितने लोग जो हैं, कितने पर्सन जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं, और प्लस इसमें पर्टिकुलरली उनका जो कास्ट नेम है वो पूछा जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे दो चीजें कलेक्ट की जाती है सेंसस के अकॉर्डिंगली, एक तो पर्टिकुलर कास्ट, और दूसरा जो सोशो उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बारे में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंसस में और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में डिफरेंस क्या है, कि सेंसस बेसिकली सिर्फ एक बेसिक स्टैटिस्टिक है पॉपुलेशन का, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ये बेसिकली इट इज ए टूल बेसिकली ऑफ मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज इन डिफरेंट लेवल्स, यानी इंडिया में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको मैप करने का, उनकी मैपिंग का जो बेस्ट टूल होता है वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है। इसका पर्पस जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है सर तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कास्ट सेंसस क्या होता है और सेंसस क्या होता है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, आस्ता आस्ता हम छोटा छोटा इसमें लेते रहेंगे आपसे। तो आपने एक बात की कि पॉपुलेशन का सेंसस हर वक्त होता था, मैं ऐड कर दूंगा 1881 से, जब
ये उस वक्त आप कह सकते हो कि ब्रिटिश हुकूमत आ गई थी 1881 से, ऐड कर रहा हूं थोड़ा। और आज जो आपने ये एक तो पॉपुलेशन और ये इलेक्टोरल प्रोसेस में भी काम आती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये एडिशन है। और आज आपने देखा एक टाइम आया सोशल इंजीनियरिंग की गई, और एक और मैं ऐड कर जाऊंगा, जैसे आपने कहा डाइवर्स इंडिया है, और मुझे लगता है हजारों कास्ट होगी, सब कास्ट होंगी जो आप, और एक मैं और ऐड कर दूंगा जे दर्शकों के लिए, आप भी इंस्टीट्यूट का चीजें पब्लिश होगा कि आर्टिकल 246 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और वो उसकी जूनियर लिस्ट में ये वाला जो आता है कि ये कौन करेगा, इसकी जो पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो भी है कंट्रोल ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो हमारा जहां पे है। तो उसके मुताबिक सेंसस कौन करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो ये वाला सेंसस है। और यो इंक्लूजन ऑफ कास्ट जो जे आपका है कि कास्ट बेस्ड, जैसे आपने कहा सोशियो इकोनॉमिक मैपिंग होगी, हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें देखेंगे कि क्या है। और ये एक मैं बता दूं, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1951 में जब इलेक्शन होनी थी, जब इसका सेंसस हुआ पहला, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट उठाया गया कास्ट बेस्ड का। उन्होंने कहा कास्ट बेस्ड जो सेंसस है ये एक डाइवर्स इंडिया को, डिफरेंट लोग हैं, ये एक कंफ्यूजन और एक अच्छा नहीं समझा। और एक और बताऊं मैं आज एक बात फिर आपको ऐड, एक और है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में एक डिमांड उठी थी कि भाई इसको इंक्लूड किया जाए कास्ट में, उस वक्त भी अपोज किया गया। क्या कारण थे क्या नहीं है, जो मैंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की, और बीपी सिंह के बताम पे तो आपको ये आइडिया है, जो ओबीसी का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो उसमें भी बात की। तो मैडम अभी ये बताएं इसका, एक तो इसका जो आप देखते हो इसका पॉलिटिकल एक वो एंगल आ गया, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इलेक्टोरल, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स है, इलेक्शन होती है, और हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है, यूटी की लेजिस्लेचर जहां कहीं भी है, और जहां पार्लियामेंट जो भी है सिस्टम है हमारा। तो आप थोड़ा और एडिशन करो कि इसमें क्या क्या है, पॉलिटिकल भी है, सोशो भी है, और इकोनॉमिक का फैक्टर भी है, और कैसे आम आदमी के लिए ये फायदेमंद, और इंडियन यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए ये कैसे, जैसे भी है आप इस पे चर्चा करें, हर एंगल को टच करें। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट करवाए जाते हैं उसे करवाते हैं रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। और ये जो सेंसस है बेसिकली ये यूनियन लिस्ट में आता है, और इसे 7th शेड्यूल के अंडर जो है वो सेंसस करवाया जाता है। 2011 में भी ये सेंसस जो था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया गया था, बट किसी रीजन से इसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट ये क्यों करवाती है? तो इसमें सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो रहेगा कि ये सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करेगा। वो ऐसे कि जब गवर्नमेंट रीइवैल्यूएट कर सकती है कि कौन से कास्ट ग्रुप जो हैं वो इकोनॉमिकली वर्स्ट ऑफ हैं या बेटर ऑफ हैं, तो उससे क्योंकि हमारी सोसाइटी में सर बहुत सी कास्ट ऐसी हैं जो डोमिनेंट कास्ट हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अपर कास्ट, मैं अपर कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। हायरार्की में बहुत सी ऐसी कास्ट होती है जो डोमिनेंट कास्ट होती है अपने पर्टिकुलर रीजन में, तो उन डोमिनेंट कास्ट के पास ही सारी पावर और रिसोर्सेज होती हैं। अगर हम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाएंगे तो सोशल इनइक्वालिटी को तो ये एड्रेस करेगा ही, प्लस ये जो डोमिनेंट कास्ट है इनकी डोमिनेंस को भी कम करने में जो है वो हमारी मदद करेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट की जो एफर्मेटिव पॉलिसीज हैं, जैसे कि आप एड्रेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज बनाता है तो उसको रीइवैल्यूएट कर सकता है
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट जो है सर बहुत सालों से पर्टिकुलर कास्ट जो है वो उसका बेनिफिट लेते आ रहे हैं और आगे लेते रहेंगे। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से हमें ये पता चल जाएगा कौन सी कास्ट जो है वो बेटर ऑफ है और उनको अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और उसकी जगह जो वल्नरेबल कास्ट है उनको रिजर्वेशन की जरूरत है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा जो है वो मदद करेगा। दैट मीन्स कि ये एफर्मेटिव पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को बहुत सी मदद करेगा। उसके अलावा सर ये डिटरमिन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रीमी लेयर को, क्योंकि हमारे यहाँ ओबीसीज के अंडर जो है वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है और कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर को जो है वो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में क्रीमी लेयर को डिटरमिन करने में ये मदद करेगा ताकि जो कास्ट ऑलरेडी जो है वो बेटर ऑफ हो चुकी हैं या जो ऑलरेडी जो है वो एम्पावर्ड हो चुकी हैं तो उनको बाहर करके नई कास्ट जो है उन्हें रिजर्वेशन दी जाए। आपने सर एक कोट सुना होगा, पीटर ड्रकर का एक कोट था कि ओनली व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास ये मेजरमेंट होगा कि कौन सी कास्ट जो है वो इस टाइम पे वल्नरेबल है और कौन सी कास्ट जो है वो इस टाइम पे एम्पावर्ड है, तो ही हम सही पॉलिसीज जो है वो बना पाएंगे। इसके अलावा सर जो रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख रहे हो कि हमारी कंट्री में रिजर्वेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खासकर हमारे जेएंडके में इसको लेके बड़ी बात जो है वो आवाजें उठी हैं। बहुत से ओपन मेरिट के स्टूडेंट जो है वो क्लेम करते हैं कि रिजर्वेशन बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उस बेसिस पे ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, रिजर्वेशन हो सकता है कि क्रीमी लेयर को जब बाहर निकाला जाए तो रिजर्वेशन जो है वो कम हो जाए। तो दैट मीन्स कि इसके सोशल इंपैरेटिव बहुत ज्यादा है। सोशल इंपैरेटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटीज को कम करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा सर इसके लीगल इंपैरेटिव भी बहुत से हैं। लीगली जो है वो बहुत से स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है कि कौन सी स्कीम्स जो है वो बेनिफिशरीज को पहुंचनी चाहिए, इस तरीके के लॉस जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है। इसके अलावा सर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंपैरेटिव है वो भी बहुत ज्यादा है कि जो डोमिनेंट रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको हटा के नई कैटेगरी में नए लोगों को, नई कैटेगरीज को जो है वो रिजर्वेशन में लाया जाए, क्रीमी लेयर्स को डिटरमिन किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसकी मॉरल इम्प्लीकेशन, क्योंकि इसकी मॉरल इंपैरेटिव बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने पे आप देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं सर जिनमें बहुत से डोमिनेंट कास्ट होती हैं, चाहे वो लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, कोई भी हो सकती है, और उसकी वजह से वो पूरे कंट्रोल करके रखते हैं पूरे एसेट्स को और पूरे रिसोर्सेज को। अगर हमारे पास ये कास्ट सेंसस होगा तो हम इन चीजों को, गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों को रीवैल्यूएट करके कंट्रोल कर पाएगी, सही ढंग से मैनेज कर पाएगी और ये जो सोशल इनइक्वालिटी है इसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आपकी बातों से जो मैंने गैदर किया है वो ऐसा है कि भाई एक तो आपने क्रीमी लेयर की बात की, तो मैं क्रीमी लेयर को दूसरे तरीके से करता हूं। आपने साथ ही बात की कि जो डोमिनेंस कास्ट है, हम डोमिनेंस कास्ट अब जो रिजर्वेशन कास्ट एससी और एसटी की या और किस्म की जो रिजर्वेशन है जो बैकवर्ड बेस्ड पे है, सोशियो और इकोनॉमिकल बैकवर्ड दोनों ऐड है, जो हमारी जो भी रेलेवेंट फंडामेंटल राइट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है। और ऐसा भी जो आपने मॉरल की बात की है, मॉरलिटी रिक्वायर्स, देखिए अदरवाइज क्या होगा, क्लास जैसे एक इल्जाम लगता है आज की अपर कास्ट जो है, आज जो एग्जिस्टिंग जो पुराने एग्जिस्टिंग अपर कास्ट है कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया और कास्ट सिस्टम और लोग सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्ड रह गए और पॉलिटिकली भी समझो डोमिनेंस। तो हम नहीं चाहते कि भाई कि दोबारा जो एससी एसटी में है इनमें क्लास क्रीट हो। और हमारा एक और है जो आइडेंटिफाई होगा कास्ट बेस, जो आपने कहा कि लास्ट आदमी तक जाने चाहिए रिजर्वेशन का फायदा और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और हो सकता है जो आप कहते हो पहले ही डोमिनेंस में हो वो जो रिजर्वेशन ले रही है और जहां विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेल करके जो भी ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम था उसके बाद में उनकी
अपर हैंड हो गया, जो आपका करीबी लेने वाली बात कर रहे हो। तो ये इस सेंसेस में इसका इंक्लूजन, ये फैक्टर है, ये कंपोनेंट है, बहुत जरूरी है देखने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि स्टेट आइडेंटिफाई करे, जैसे पंजाब के केस में है कि भाई कौन सी कास्ट है जो हमारी सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, कि जो पीछे रह गई है और किसकी डोमिनेंस है, चाहे SC ST में कोई भी है, वो इससे मुझे लगता है वो भी फायदा होगा। और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, बिल्कुल लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैक, समझो आप कह सकते हो, मैं इकोनॉमिकली यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग सोशली, देयर आर टू इकोनॉमिकल, जैसे EWS का हुआ है, तो वो भी एक जरूरत है, वो भी देखेंगे, उसको भी उसकी जो थोड़ा टाइट करना पड़ा कि कौन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस में आता है, और सिर्फ उसमें भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सेंसिस ये हर फैक्टर को, हर मुद्दे को टच करेगा, और ये जो मैंडेट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, मेन हमारा वही है। क्योंकि अगर कोई आदमी सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस हो जाता है रिजर्वेशन से या अदरवाइज है, तो वो पॉलिटिकल डोमिनेंस भी कर सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जहां आपका इंस्टीट्यूट है रजौरी, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुई आफ्टर पोस्ट 370 जो पे फैसला आया, जहां पार्लियामेंट का कानून है, और उसमें देखो फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली किनको, ST कम्युनिटी को, चाहे ST में ST2 पहाड़ी जो कबीला है वो भी इंक्लूड किया गया, तो उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो एरिया पॉलिटिकली बैकवर्ड रह चुका था, जो ST जो जिसमें ST कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट ज्यादा है। यही है ना, उड़ी का इलाका और आपके वहां पे कश्मीर का इलाका, और रजौरी पुंछ मुझे लगता है मैक्सिमम वहां पे है। तो ये भी एक बात है। तो आप थोड़ा आगे बढ़ाए चर्चा को, थोड़ा और बात करें जो आपके नोटिस में है, क्या फायदे होंगे, क्या हाउ गेन इट, नुकसान वाली बिल्कुल बात सर, नहीं है मुझे। आपने जो कम्युनिटीज की बात की, मैं इस पे भी थोड़ा एड्रेस करना चाहती हूँ। जैसे आपने जम्मू कश्मीर की एग्जांपल दी कि अभी पहाड़ीज को जो है वो रिजर्वेशन मिली। सर ये बहुत ज़रूरी होता है कि अंडरस्टैंड करना कि किस रीजन में कौन लोग जो हैं वो किस तरीके से वल्नरेबल हैं इस टाइम पे। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर इस तरीके की वल्नरेबिलिटी को जो है वो अच्छे से मेजर कर पाएगा, जब कोई गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज, जब कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाती है, चाहे वो पॉलिटिकल माइंडसेट से बनाए या सोशल वेलफेयर के माइंडसेट से बनाती है गवर्नमेंट, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज सर है, आज की दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है डेटा। अगर आपके पास सही डेटा नहीं है तो आप पॉलिसीज बनाने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसमें और सेंसस में सर जो मेन चीज का डिफरेंस है वो यही है कि कास्ट सेंसस जो है वो पर्टिकुलरली जो सोसाइटी के जो कम्प्लेक्सिटी है उसे डिफाइन करने में, उसे उजागर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर जैसे सेंसस का जो डेटा होता है उसे गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो यूज करती हैं और उसे इतना पब्लिक नहीं किया जाता उस वे में। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को पूरी तरीके से पब्लिक किया जाएगा, सो दैट कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो है लोगों को, जैसे आपने कहा कि जो लास्ट पर्सन भी होगा उस तक भी गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है वो पहुंचे, उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है हमारी कंट्री में, क्योंकि आज तक जो भी हमारे बेनिफिट्स रहते थे, कास्ट बेस्ड बेनिफिट जितने भी हैं या हमारे रिजर्वेशन पॉलिसीज है सर, इसका इसका जो डेटा है सर वो 1931 का यूज हो रहा है आज तक। 1931 के बेसिस पे ही रिजर्वेशन जो है वो चलती आ रही है आज तक। और जब 2011 में जब हमारे पास डेटा आया, उसको गवर्नमेंट ने जो है वो पब्लिक नहीं किया है। तो इसके इंक्लूड नहीं बाद, किया। हाँ जी, इसके बाद ये होगा सर। एक मिनट में रोकता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैं आपसे, हाँ जी सर बताइए।
प्लीज 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 ये रिपीट कर दीजिए दर्शकों के लिए जो आपने कहा, ताकि दर्शकों को ये पता चल जाए कि ये जो रिजर्वेशन की बात है कहीं भी है, एसटी एसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का ये एक वो उनका एक, हमारा भी मॉरल ड्यूटी है और उनका ये एक कहते हैं सपना था, ड्रीम था कि भाई ये लास्ट आदमी तक जाए। अगर 1931 में अगर ये उस डाटा पे, उस सेंसिस पे जो सोशियो और इकोनॉमिक जो भी आप कह सकते हो बैकवर्डनेस है, उसके बेसिस पे हमें रिजर्वेशन मिल रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दो कि और 2011 में इसको ऐड नहीं किया, वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, तो इसका क्या है? क्या प्लीज कंटिन्यू। राइट सर, एक्चुअली में सर जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में जब ये ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कास्ट के अंदर बहुत से सब कास्ट हैं, जातियां बहुत ज्यादा हैं कास्ट के विद इन। आप अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करूं, जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूं, तो हमारे अंदर बहुत से ब्राह्मण्स की डिफरेंट डिफरेंट सब कास्ट हैं। तो उनमें कुछ कास्ट ऐसी हैं सर जो बहुत वल्नरेबल हैं आज भी, चाहे वो अपर कास्ट हैं लेकिन वो बहुत वल्नरेबल हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज रिकॉग्नाइज की तो उन्होंने 1931 में जब ये डेटा जैसे गद्दा ब्राह्मण जो इंक्लूड किया गया, जो गद्दा ब्राह्मण जो इसमें इंक्लूड किया, जो हमारा कमीशन था, जेडी कमीशन, राइट सर, गद्दा ब्राह्मण है, इनफैक्ट पहाड़ी ब्राह्मण से उनको भी तो रिजर्वेशन मिली है ना इसके अंदर। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जो थे वो वीकर सेक्शंस में आ रहे थे, वो सोशली जो थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ आइसोलेशन में थे, या शाइनेस थी, या फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन में थे, इस वजह से उनको ऐड किया गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर 1931 के बेसिस पे ही रिजर्वेशन पॉलिसीज जो थी वो आगे जाके बनी, और उन रिजर्वेशन पॉलिसीज में बहुत बार चेंज आया लेकिन डेटा था ही नहीं। वो जो चेंजेस थे वो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि उसके उन चेंजेस के पीछे पॉलिटिकल मोटिव जरूर हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो आज तक जो है वो नहीं करवाया गया। और आपको मैं ये रीजन बताना चाहती हूँ कि क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से गवर्नमेंट भागती है, वो क्यों नहीं इस पे फोकस कर रही है। इवन कि 2011 में पूरी एक बहुत लार्ज एक्सरसाइज करवाने के बावजूद भी इंडिया के बहुत से रिसोर्सेज को वहां पे वेस्ट किया गया, क्योंकि कास्ट सेंसस या कोई भी सेंसस करवाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत मशीनरी, बहुत मैन पावर की जरूरत पड़ती है। इसके पीछे का एक ही रीजन है सर, वो ये है कि ये माना जाता है कि इंडिया में बहुत डीप सोशल डिवाइड आ जाएगा अगर कास्ट सेंसस करवाया जाता है। लोगों को ये लगता है, गवर्नमेंट्स को भी ये लगता है कि इसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगी। जो इलेक्टोरल प्रोसेस में सोशल इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ जाएगी, और बहुत बड़ा जो है वो एक डीप सोशल डिवाइड जो है वो हमारी कंट्री में जो आएगा। और कुछ लोगों का ये मानना है सर कि इसकी वजह से रिजर्वेशंस इंक्रीज हो सकती है, काफी लोगों का ये मानना है, क्योंकि आज भी अगर जब आपने मंडल कमीशन की बात की थी तो आपने देखा होगा मंडल कमीशन ने भी बहुत सी कास्ट जो थी, कुछ आई थिंक 3000 से ज्यादा कास्ट को जो था वो उन्होंने बोला था कि वो वल्नरेबल कास्ट है। लेकिन आज भी इंडिया में रिजर्वेशन, अगर मैं एसटीज की बात करूं तो रिजर्वेशन जो है वो 700 कास्ट जो है उन्हीं के आसपास रिजर्वेशन जो बार बार जो है वो एक साइकिल की तरह आप इंडिया में 3000 से 4000 कास्ट ऐसी हैं जिनको बैकवर्ड माना गया है, जिनको वल्नरेबल माना गया है, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ 700 लोगों के आसपास ही घूम रही है। तो दैट मीन्स जो बाकी 2 या 3000 कास्ट है वो आज भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन पॉलिसी से बाहर है। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ये एक पर्टिकुलर डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएगा, जिससे गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि आज कितनी कास्ट जो है, जाति जो है, सब कास्ट जो है, उनमें कितने लोग जो है वो वल्नरेबल हैं, उनकी कंडीशन जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ये जो 700 कास्ट के अराउंड रिजर्वेशन पॉलिसी जो घूम रही है, वो इन 700 से निकल के बाकी कास्ट पे भी, बाकी सब कास्ट पे भी इक्वली फोकस कर सकते हैं। तो आपका मतलब है कि ग्रेडेशन होना चाहिए। ग्रेडेशन की कौन सी का, जो एक जैसे SC ST की है कि किसको नेसेसिटी है, और जब अगर डिफरेंट वो कास्ट आ जाएगी, ऑब्वियसली वो एक इंडिपेंडेंट उसको इंक्लूजन उसका हो सकता है।
जैसे इस सेंसेस में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए कुछ चीजें जो है अवॉइड नहीं की जा सकती। जब जहां फेयरनेस की बात है, जहां ट्रांसपेरेंसी की बात है, अगर रिजर्वेशन की बात जो आपने कहा ये 50% से ऊपर चले जाएगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की और कई स्टेट्स में ये ऑपरेट हो रहा है, तो यहां जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन ये मैं बात बता दूं आपको, ये जो अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कोई एक्सरसाइज होती है, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू है, वो एप्रिशिएट होगा कि भाई अगर पार्लियामेंट को ज्यादा देती है या कुछ एडिशन होता है, मेरे अगर आप इसको सही इसका जुडिशियस एक्सरसाइज करें तो मुझे लगता है जो 50% जो बहुत बड़ी रिजर्वेशन है, और मुझे लगता है किसी दुनिया की कंट्री में 50% लोगों को डिवार किया जाता है मेरिट से। मैं सीधा बात करूंगा कि 50% को। और हमने एक और जो आपका एक जो बात की है कि सोसाइटी में जो भी होगा, सबसे पहले लोग हैप्पीनेस इंडेक्स जो है किसी भी सोसाइटी का अच्छा होगा, वो तभी होगा जब हम कोएग्जिस्टेंस, जीरो टॉलरेंस और हम इसमें रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। तो मैंने क्या काम एक बात की कि जो हमने एक और चर्चा थी, जो पोस्ट जो हमारा जहां पे पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में बात हुई, और एक चर्चा चली कि और ऐसा भी हमारा 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पीओके हमने एडिशन करना। तो कई बार बातें हमें पूछी गई कि वो जैसे इजराइल ने गाजा पे किया है ऐसे हम पीओके गए। तो आप भी जो पुंछ की प्रिंसिपैलिटी स्टेट से हैं और आपका भी ज्यादा एरिया जो इस वक्त पीओके में है, और वर्चुअली जो हमारा है ये पीओजेके है, और पहाड़ी लोग हैं जो उस साइड में हैं। तो मैंने वहां पे कहा कि भाई जो हमने एसटी स्टेटस दिया पहाड़ियों को जहां पे, तो ये जो एक्सरसाइज की है पहाड़ी कबीला की फेवर में, जो ये हमने क्यों किया है, ये अट्रैक्ट करने के लिए जो दूसरी साइड पे हमारे लोग हैं, दूसरी साइड पे हमारे लोग हैं, वो हमारे साथ खुद ब खुद आ जाएं। जो आपका जो एरिया है जोरी पुंछ में, जहाँ जो और कोई एरिया थे जहाँ एसटी का दिया पहाड़ी कबीला, तो हमने वो वाले कबीले को भी एक वो किया अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मैंने आइडिया दिया, हमने बात की कि हमने जे भी ये देखो उनका जो कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर और हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो तो एक्रास है, तो इसलिए ये वाली चीजें मैंने एडिशन की। तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा बतावें कि ये जो आपका पहाड़ी कबीले को एसटी का स्टेटस मिला है, इससे क्या है वहां पे, ताकि लोकल जो हमारे दर्शक हैं इनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए क्या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई इसमें इसके रिलेटेड आप बात करें, आप खुद ही बात करें। बिल्कुल सर, फिर ये हम जो कंक्लूड करेंगे। पहाड़ीज को जो रिजर्वेशन, देखिए सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहाड़ीज को रिजर्वेशन कौन सी दी गई है। पहाड़ीज को बेसिकली एसटी स्टेटस के अंदर डाला गया है। एसटी स्टेटस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी भी मैंने बहुत से डिबेट्स देखी जिसमें लोग बड़ी बार बोलते हैं कि पहाड़ी में जो ब्राह्मण है उनको भी जो है वो इसमें रिजर्वेशन दी गई। एसटी स्टेटस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एसटी जो होता है उसमें ब्राह्मण या लोअर कास्ट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है। एसटी का मतलब है कि आप एक एथनिक ग्रुप हो, आप एक ट्राइबल ग्रुप हो जो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो, प्लस आपका प्रिमिटिव कल्चर है, और प्लस शाइनेस है, और इकोनॉमिकली आप डाउन ट्राउडन हो। इस वजह से आपको जो है वो ये स्टेटस दिया जा रहा है। तो लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ जो बार बार ये क्लेम करते हैं कि ब्राह्मण्स को एसटी क्यों मिला। तो ब्राह्मण्स को एसटी उनकी कास्ट के ब्राह्मण को क्यों, आप गुप्ता भी कर लो ना, राजपूत कर लो, और दूसरे जो अपर कास्ट कोई भी है उसको, और ये आप कन्फाइन क्यों रख रही हो। आप जो मुस्लिम हैं वहां के जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं,
मीन के जो राजपूत हैं, बिल्कुल जो मुस्लिम हैं, जो पहाड़ी उसमें आते हैं, इतनी कबीले में आते हैं, वो तो सभी कम्युनिटी के हैं। और एक बात तो ऑर्डिनरी हम जो सुनते थे, मैं ऐड कर रहा हूँ बीच में, आप उसमें कि भाई देखिए, एक आदमी उसी पहाड़ी पे गुज्जर रहता है, बकरवाल रहता है, वो रिजर्वेशन रहता है। दूसरी पहाड़ी पे जो एक पहाड़ी रहता है, मीन के एक अपर कास्ट, किसी भी कम्युनिटी अपर कास्ट कोई भी दूसरी अदर देन जे गुजर और बकरवाल रहता है, उसको रिजर्वेशन नहीं है। काम दोनों एक जैसे करते हैं, बेड़े चढ़ाते हैं। और देखिए, मैं एक और बात ऐड कर दूंगा, नोमेडिक और ट्राइबल में फर्क है। तो नोमेडिक मुझे नहीं लगता रजौरी और पुंछ उड़ी जो एसटी स्टेटस अवेल कर रहे हैं, नोमेडिक इनमें 1-2% भी नहीं होगा। तो आप आगे बात करें। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करना है कि एथनिक ग्रुप जो है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोगों को ये बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें ये लगता है कि जो भी एथनिक ग्रुप होगा, यानी कि जो भी ट्राइबल ग्रुप होंगे, वो हमेशा लोअर कास्ट के होते हैं। बहुत बार लोगों को मैंने देखा है, उनको लगता है अपर कास्ट के लोग एथनिक कैसे हो सकते हैं। एथनिसिटी से कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी ग्रुप जो है वो एथनिक हो सकता है। और जो एसटी स्टेटस दिया जाता है, उसमें सबसे प्राइम क्राइटेरिया जो है वो एथनिसिटी है, कि हम जो है वो ट्राइबल्स हैं। क्यों ट्राइबल्स हैं हम? क्योंकि हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। अब लोग कई बार इसको जोड़ देते हैं कि हम पहाड़ों पे रह रहे हैं इसीलिए हम एथनिक हैं। नहीं, क्योंकि हमारा एक प्रिमिटिव कल्चर है, इस वजह से हम एथनिक ग्रुप हैं। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। काफी बार मैंने देखा है डोडा भद्रवाह, और इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से फैक्टर सबसे बड़ा इन्वॉल्व हैं। राइट सर, कॉमन सबसे बड़ा लैंग्वेज है। फैक्टर राइट सबसे बड़ा फैक्टर जो है एसटी स्टेटस मिलने का, वो होता है कि हम एक एथनिक ग्रुप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा कि हमारा एक प्रिमिटिव कल्चर है। और तीसरा, जो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आप देखेंगे बहुत से लोग जो है, जब वो मतलब लाइक अर्बन एरियाज में रह रहे होते हैं और वो सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो ये भी क्लेम करते हैं कि भाई हम तो अर्बन एरियाज में चाहे रह रहे, बट है तो हम भी एथनिक। लेकिन बेसिकली वो एथनिक तो है, बट वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में नहीं रह रहे। ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मांगे। आप देखिए, जब हमारे ये सर्टिफिकेट्स बन रहे थे, तो हमसे रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया। वो इसीलिए मांगा गया है कि ये दिखने के लिए कि क्या आज भी ये उस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे। तो 4 क्राइटेरियाज ध्यान में रखने। सबसे पहले हमारा प्रिमिटिव कल्चर है, दूसरा हमारी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। यही रीजन है कि कुपवाड़ा, उड़ी, रजौरी और पुंछ के लोगों को जो रिजर्वेशन दी गई, क्योंकि हम आज भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। तीसरा सर, हमारी शाइनेस। आज हमारा प्रिमिटिव, जिनका भी प्रिमिटिव कल्चर होता है, उनके लोग बहुत शाई होते हैं। आप देखिएगा, आप रजौरी, पुंछ या कुपवाड़ा, उड़ी में आके देखिए कि वहां के लोग आपके सामने 1 to 1 बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शाई हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, वो होता है उनका इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो आज भी जो है वो बहुत डाउन ट्राउडन है इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यही रीजन था। अब कई लोग कहते हैं कि भाई डोडा भद्रवाह के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली, वो भी तो पहाड़ों पे रहते हैं। लेकिन मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि गद्दा ब्राह्मण पीर पंजाल में नहीं रहते, वो चनाब वैली में रहते हैं। तो दैट मीन्स क्योंकि वो भी इस 5 क्राइटेरिया में आ रहे थे, इस वजह से गद्दा ब्राह्मण को भी जो है वो रिजर्वेशन मिली। कोलीस को जो है वहां पे रिजर्वेशन मिली है, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये जो लोगों के अंदर ये जो वहम है कि सिर्फ पीर पंजाल और कश्मीर के कुछ डिवीजन को रिजर्वेशन मिली है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एसटी स्टेटस ST2 के अंदर गद्दा ब्राह्मण्स भी हैं और कोलीस भी हैं। गद्दी जो है ना, गद्दी जो नोमेडिक गद्दी हैं, जो हिमाचल में हैं, उनको पहले ही मिला हुआ है। नहीं, ये बनी बसोली एरिया में, बनी बसोली एरिया में, डोडा के कुछ एरिया में यू विल फाइंड गद्दी, उनको पहले ही मिला हुआ है। बिल्कुल सर, उनको पहले ही मिला था। और अब क्योंकि जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जीडी कमीशन बना, तो उस कमीशन ने बताया कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट जो है, ये पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, वो भी ट्राइबल्स हैं, और वो भी जो है वो 5 लोकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो 5 क्राइटेरिया उसमें फॉल करते हैं। अब दूसरी बात सर, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लड़ाई है कि अपर कास्ट, चाहे वो हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल सकती है। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये क्लियर करवाना चाहती हूँ कि एसटी जो रिजर्वेशन होती है,
वो कास्ट के बेसिस पे नहीं दी जाती, उसका बेस जो है वो एथनिसिटी है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। सबसे ये 2 क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3 क्राइटेरिया और है जिसमें शाइनेस आता है, जिसमें इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन आते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हाई कास्ट लोगों को कैसे मिल सकती है, तो हाई कास्ट लोगों को इसलिए मिल सकती है क्योंकि वो भी आपकी तरह ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरियाज में रह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाई कास्ट के हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन वैसी है जो किसी और कास्ट की है। तो मैडम ये बहुत अच्छी आज जो एक्सप्लेनेशन दी, जो लोगों के दिल में कंफ्यूजन था, डाउट था, जो भ्रम था, वो आपने अपनी बात रख के आपने ये एक्सप्लेन किया। मैं ये चाहता था इसमें ऐड हो, क्योंकि मामला ये भी वैसा ही है जैसे होने जा रहा है आगे। तो एक और मैंने बात आप एक सर एक अगर आप मुझे अगर सिर्फ 5 सेकंड दीजिएगा, आपने बिल्कुल सही एक और ऐड करना, फिर एक में चीज उस वो भी एक्सप्लेनेशन फिर साथ ही आप बता दो। जो आपने कहा सिचुएशन, इसका मीन है कि जो बंदा उस लोकेशन में रहता है, तो इसका क्या मुराद है, थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए। सर सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो पढ़ेगा एजुकेशनली, जो मतलब आगे निकल रहा है, क्या उसको ये रिजर्वेशन मिल सकती है? ना तो सर मेरा ये नहीं है, मेरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो काफी टाइम से 100 साल से 50 साल से जम्मू में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, क्या उस पे ये वो अवेल कर सकता है इस किस्म की रिजर्वेशन? बिल्कुल सर, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा और बहुत इसके पीछे जो है एक बहुत लॉजिक है जिसको हमें समझना है। बेसिकली जो जम्मू में 100 सालों से या 50 सालों से रह रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। वो एथनिक तो जरूर है, वो पहाड़ी तो जरूर है, वो लैंग्वेज भी पहाड़ी बोल रहा है, उसकी एथनिसिटी भी पहाड़ी है, उसका कल्चर भी प्रिमिटिव है, लेकिन वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में नहीं रह रहा है, वो अर्बन एरिया में रह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है। जब आप कमेटीज की रिपोर्ट पढ़ते हो तो उसमें सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि ये लोग ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसीलिए सर उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी को बोला जो है वो माना गया। तभी मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जब भी हमारा ये जो हमें मिला रिजर्वेशन, तो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक किए गए कि ये कितने सालों से कहाँ रह रहे हैं। अगर हम पिछले 50 या 20 साल वो आपको आपने अटेन कर लिया, मैं उस पे नहीं, मैंने कहा अगर किसी ने एक सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब एसटी का सर्टिफिकेट बनाना है, जो अपने आप को इस ग्रुप में डाला है, जो भी ये आपको स्टेटस पे लाया है, क्या एक गांधीनगर में जैसे मैंने कहा 150 साल से रह रहा है, क्या उसको मिलेगा? मुझे लगता है जैसे एक मैं ऐड कर रहा हूं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो जैसे एक सिटीजन बनने के लिए इंडियन सिटीजन जो सिटीजनशिप एक्ट में है, कल भी मैंने आपसे बात की थी, कुछ 7 इयर्स पीरियड होता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंस किसी का लेटरमेंट, और ऐसा ही किसमें मिल जाएगा आपको? मुझे लगता है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें भी वैसा ही है कि बोर्ड कौन डालेगा? जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो 2 जगह बोर्ड नहीं डालेगा। ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो 7 इयर्स का पीरियड होता है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो अगर वो 7 साल का पीरियड, एक मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूं आपको, मैंने ऐसे 50 और 100 की बात की, क्या वो बंदा जिसने छोड़ दिया है अपना जो रूट्स हैं, छोड़ दी हैं, बच्चे शहर में हैं, सब कुछ शहर में है, हाँ कुछ लोग जो की वजह से है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से है, कोई और फौज में है, कुछ और है, वो एक एक्सेप्शन है, जिसने रेजिडेंट छोड़ ही दिया है एक टाइम पे, जो जिसमें ये रिजर्वेशन जो आपको लोकेशन आइसोलेशन की बात हुई, तो वो अगर उसको छोड़ चुका है, क्या वो इंटाइटल हो सकता है सर्टिफिकेट के लिए, एसी स्टेटस, एसटी स्टेटस क्लेम करने के लिए? थोड़ा सा नहीं सर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, हाँ, इसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो रेजिडेंट ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रह रहा है अर्बन एरियाज में,
तो दैट मीन्स उसका जो रिकॉर्ड्स होंगे, उसकी जमीन, उसका राशन कार्ड, उसका डोमिसाइल जो होगा वो उसके अपने एरिया का होगा, तो उसको तो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के अर्बन एरियाज में रह रहा है, हाँ, तो उसको वही एसटी मैं स्टेटस नहीं मिल सकता। नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब है ये सर्टिफिकेट लेने के लिए भी एक मतलब बड़ा जो प्रोसेस है, ये भी आप कह सकते हो कि इसमें भी बड़े फैक्टर देख के रेवेन्यू ऑफिसर जो भी कंसर्न होगा, अथॉरिटी होगी, ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल लगता है ना एक बड़ा मतलब पूरा एक फॉर्मेट होगा, क्या कंडीशन है, क्या रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद एक पूरी नीचे से रिपोर्ट, ऊपर से सारा देख के ये एक्सरसाइज होके। तो एक बात मेरी और आई कि जो मैंने कहा जो एसटी जो स्टेटस आप लोगों को मिला, जो आपको पहाड़ी जो कहते हैं ना, इतनी जो आपने फैक्टर बताए, तो दूसरी साइड में भी वही लोग हैं। तो एक हम गुडविल गेस्चर देते हैं उनको, भाई देखो ये लोगों ने कितना तरक्की की, आज हम उनको कहेंगे आप भी सोचो, हमारे साथ इंक्लूसिव सोसाइटी बनाओ। वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, और एक अदरवाइज भी हैं, बोली एक है, सब बातें एक हैं। आपने देखा जब ट्रेड हुआ एलओसी, बात चली, चाहे वो वहां कश्मीर के पार्ट से चली और जहां से चली, हम कल भी बात कर रहे थे, तो काफी लोग की वन टू वन कल्चर एक्सचेंज, ये तो इनके रिश्तेदारी है, भाईचारा है। तो इस पे थोड़ी सी बात करें तो फिर कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा ये बिल्कुल सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि पी और जेके को वो इंडिया की टेरिटरी, ये तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हमारी असेंबली सीट्स हैं वो भी 114 हैं। दैट मीन्स 90 पे हम इलेक्शन लड़ते हैं और 24 सीट्स हमने रिजर्व करके रखी हुई है। तो दैट मीन्स हम पीओजे तो हमारी अपनी टेरिटरी है। अब हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर पीओजेके के लोग ये सुन रहे हैं तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम उन्हें इंडियन हम उसे उन लोगों को, क्योंकि वो पहाड़ी हैं, मैं खुद उनके साथ रिलेट कर पाऊंगी कि वो पहाड़ी हैं। नहीं, अगर आप गिलगित बलोचिस्तान के भी जो सॉरी इसको भी जोड़ लो, सॉरी ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनको भी जोड़ लेना, उनका भी माई बाप कोई नहीं है। राइट, ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं। उनकी आधी कम्युनिटी जो है वो उस पार है और आधी कम्युनिटी इस पार है, और हम लोग उनसे रिलेट करते हैं। लैंग्वेज आप देखिए, हमारा कल्चर आप देखिए, एथनिसिटी आप देखिए, और हमारी इवन कंडीशन भी आप देखिए, तो वो, लेकिन अगर वो कंपैरिजन कर पाए कि वहां के लोगों की आज सोसाइटी और इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालात हैं, जबकि उनके वही लोग इंडिया में यानी इस पार जो है वो बहुत डेवलप कर चुके हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। तो दैट मीन्स उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहाड़ी को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई है कि उन्हें इंटीग्रेटेड वे में देखा जा रहा है, और पूरे इंडिया में उनको जो है वो एक इतना बड़ा स्टेटस जो है इस गवर्नमेंट ने हमें दिया है, तो दैट मीन्स कि हमारी सिचुएशन क्या है और वहां रहने वाले लोगों की सिचुएशन क्या है। तो ये एक राइट टाइम है कि वो रीवैल्यूएट करें अपनी कंडीशन को, कि आज वो कहाँ फॉल कर रहे हैं और हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। तो और एक और मैं बता दूं, एक और मैं बीच में आपको दोबारा आप ज्वाइन करेंगे। देखिए जो लद्दाख वाला था, आज देखो लद्दाख एक जापानीज सिटी पूरा ड्यूटी बना दिया, और वहां पे देखो क्या है। तो उसी का दूसरा पार्ट जो हमारा है ना, प्रिंसली स्टेट का, जो एक टाइम पे आपने पट्टे पे दिया था, जो महाराजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 50 साल के लिए, जो उन्होंने वापस कर दिया था जब जहां से टूट किए गए थे। तो वो लद्दाख के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान ये हमारा जो नहीं, स्कर्दू बल्तिस्तान भी लगा लो, सारा जो अरेस्ट बाइल प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जो अरेस्ट बाइल प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर का, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो लोग हैं, वो उनका पूरा कल्चर लेकर के लोगों के साथ लद्दाख के साथ है। जैसा आप लोगों का पीओजेके का जो पहाड़ी हैं, जैसे उड़ी के हैं, वो आपके कुपवाड़ा के हैं, रजौरी पुंछ के हैं, वैसे ही उन लोगों का आप तुरतक में जाएं, जो लास्ट विलेज है उसका एक 1971 में इधर आ गया था एक विलेज, और जैसे 1965 में बहुत से लोग जो पीओ से
इस साइड आगे थे। तो मुझे लगता है मैडम जी काफी बातें हुई, दोबारा बातें करेंगे, तो आप कोई कंक्लूड करें, क्या कहना चाहते हैं, एंड आप ही कर दें। मैं यही कहना आप चाहती हूँ ही कि सर इसका राइट बहुत टाइम से जो है वो बहुत सी इंडिया के जो लोग हैं वो उस चीज का वेट कर रहे थे, खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन है वो बहुत ज्यादा वेट कर रही थी कि आइडेंटिटी है, कास्ट हमारी आइडेंटिटी है। चाहे आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं लेकिन फिर भी कास्ट हमेशा एक आइडेंटिटी रहती है। तो उस अगर हमें आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उस बेसिस पे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो बैकवर्ड कास्ट है उनको कम से कम एक मौका मिलेगा आगे आने का, डेवलप होने का। और ये सब चीजें जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक डेटा प्रोवाइड करवाएंगी ताकि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की तरफ लेके जाएं, ना कि पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज किया जाए। आज भी आप देखिए सर कि आज भी आप देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही कास्ट का यूज कर करके उन्हीं को, एटलीस्ट जब ये सेंसस सामने आएगा ना तो कास्ट जो बेस्ड पॉलिटिक्स है वो कम हो जाएगी। लोगों को ये पता चलेगा कि भाई कास्ट के बेसिस पे आज तक हमें बेवकूफ बनाते रहे और हमारी डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई। तो एक रियल पिक्चर, एक रियल मिरर जो है वो लोगों के सामने आएगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा स्टेप है। इसको वेलकम करना चाहिए सबको। इनफैक्ट अपोजिशन पार्टीज भी इसको जो है मैंने देखा है कि वो इस स्टेप को वेलकम कर रही है और इसके बेसिस पे जो है वो कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसमें से गांधी जी भी कहते थे कि ये एनिहिलेट नहीं हो सकता इतनी जल्दी। हाँ, हमारी जो इससे ये हो सकता है कि जो कास्ट, जो हमारी जो वल्नरेबल कास्ट है उनकी एम्पावरमेंट जरूर होगी, ये बहुत एक जरूरी है। तो जब एम्पावरमेंट होगी तो ये एनिहिलेशन अपने आप जो है वो होने शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और यही होप करते हैं। देखिए क्या है, जो आपने एक बात की ना लास्ट में, उसको मैं दोहराऊं, डेटा जो है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, डेटा किसी भी रिलेटेड हो वो फंडामेंटल राइट, वो आप क्यों छुपाना है। लेट द, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो हमारे इलेक्टर्स हैं, जो चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव कमीशन, वो जाग चुका है, वो पूरा असेस कर लेता है, तो हम वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच।